हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, अब शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस अब नई चाल चलने वाले हैं। दोस्तों, भारत पर प्रेशर बनाने के लिए एक नया मसौदा तैयार कर लिया है मोहम्मद यूनुस ने। जानकर आप भी जाएंगे चौंक, बताएंगे शेख हसीना की वापसी के लिए इस चीज की लेने वाले हैं मदद। जी हाँ, वही बताएंगे हसीना को मिली मौत की सजा के विवाद में कूद पड़ा चाइना। दोस्तों, क्या कहा चीन ने, पहला बयान आपको बताएंगे चीन का। तो वहीं इधर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले व्लादिमीर पुतिन के दूत, ठीक उसी वक्त रूसी राष्ट्रपति से मिले जयशंकर जी। आखिर क्या किसी बड़ी डील की है तैयारी? इतना ही नहीं बताएंगे, डॉलर का कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ में। पुतिन ने दिया ऐलान 97% ट्रेड तो अपनी करेंसी में ही होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत को भी दे दिया ऑफर। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, क्या डॉलर छोड़ क्या इसे दूसरे करेंसी में व्यापार करेगा भारत, वो भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति नरमी दिखाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बताएंगे बड़ी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे क्या वाकई में अफगानिस्तान के साथ बदल रहे हैं भारत के रिश्ते। कॉमर्स मिनिस्टर नजरुद्दीन अजीजी का भारत दौरा क्या होने वाला है खास। तो वहीं आपको बताएंगे सऊदी को F-35 देने पर अमेरिकी एजेंसियां चिंतित, चीन से जुड़ी है जानकारी। दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर क्या है खबर, और गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि किसी भी कीमत पर शेख हसीना की वापसी नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश से बड़ी खबर, पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेंगे मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, यहां तक कि बांग्लादेश में हसीना के बयान तक छापने पर रोक लगा दी है सरकार ने। मीडिया को सख्त चेतावनी दे दी है। बताते बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के सभी मीडिया संस्थानों, प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए सख्त चेतावनियां जारी कर दी है। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को पब्लिश न किया जाए। सरकार ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी NCSA ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया है कि शेख हसीना अब दोषी और भगोड़ी करार दी जा चुकी है। रिलीज के मुताबिक उनके बयानों से देश में हिंसा भड़क सकती है, अशांति फैल सकती है और सामाजिक भाईचारा टूट सकता है। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को वापस देश लाने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेगी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT के प्रोसिक्यूटर गाजी MH तमीम ने बताया कि वे विदेश मंत्रालय के जरिए इंटरपोल को फैसले की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट भेजेंगे ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस लाया जा सके। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ उनकी बैन हो चुकी पार्टी अवामी लीग ने आज देश भर में बंद बुलाया है। अवामी लीग ने ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT के फैसले को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। पार्टी ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और मंत्रियों से तुरंत इस्तीफे की मांग की है, यानी कि अब इंटरपोल करवाना चाह रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश इंटरपोल की मदद लेकर शेख हसीना को वापस लाने की कवायद में जुड़ गया है यूनुस, ताकि भारत पर प्रेशर बन सके। भारत को वो ये दिखा सके कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए, उनको प्रत्यर्पण के तहत वापस अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। हालांकि अपना भारत दोस्तों किसी भी तरीके से शेख हसीना को वापस ना भेजा जाए की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अगर एक बार शेख हसीना वापस चली गई तो आप ये समझ लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो थोड़ा बहुत अब तक का रिश्ता बचा हुआ था दोस्तों, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई होप, कोई आशा नहीं रहने वाली कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे रहेंगे। मोहम्मद यूनुस जैसे नेताओं के हाथ में चला जाएगा बांग्लादेश, जिससे अंत में बांग्लादेश भारत के दुश्मन देशों के नजदीक पहुंच जाएगा और भारत से दूरी बढ़नी तय है। ऐसे में शेख हसीना ही वो कड़ी है दोस्तों जो बांग्लादेश को भारत से जोड़कर रख सकती हैं। जी हाँ, ऐसे में आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को हर वो एक हथकंडे अपनाने चाहिए जिससे कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण रुक जाए, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस मुद्दे पर, इस सीरियस मुद्दे पर कमेंट करना मत भूलिएगा और जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो वीडियो को शेयर
भी कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट में आपको बता दे इस मामले पर अब चीन भी कूद गया दोस्तों, कह दिया ये बांग्लादेश का निजी मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी हाँ, चीन ने मंगलवार को कह दिया कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा ढाका का आंतरिक मामला है। चीन ने इस घटनाक्रम पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यहाँ प्रेस वार्ता में फैसले के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। माओ ने कहा कि चीन बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण नीति के लिए प्रतिबद्ध है। हमें पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश एकजुटता, स्थिरता और विकास हासिल करेगा। तो दोस्तों वहीं आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी बता दें, भारत और रशिया के बीच कूटनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य निकोलाई पत्रुशेव से मिल रहे थे, तो ठीक उसी समय व्लादिमीर पुतिन के पास भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी मौजूद थे। यानी बातचीत दोनों तरफ से एक साथ चल रही थी। ये सिर्फ सहयोग नहीं, एक संदेश है कि पुतिन की अगले महीने होने वाली नई दिल्ली यात्रा से पहले भारत और रशिया टॉप लेवल पर कुछ बड़ा तय कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन युद्ध के बीच बैलेंस की स्ट्रेटजी हो, तेल डिफेंस डील की मजबूती हो या फिर चीन को ध्यान में रखते हुए नई जियोपॉलिटिकल प्लान। दोस्तों कूटनीति की दुनिया में ऐसी समानांतर मीटिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच टॉप लेवल पर एक्टिव बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और एजेंडा सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि आने वाले महीनों के लिए रिश्तों की नई रूपरेखा तय करना है। यानी लिखित में तय होने से पहले बंद कमरों में ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। ये तब और अहम हो जाता है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और भारत पर अमेरिका लगातार रशिया से तेल ना लेने का दबाव बना रहा है। दोस्तों रशिया के मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन और पुतिन के बेहद विश्वसनीय रणनीतिक सलाहकार पत्रुशेव के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अगले महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने, साथ ही कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, जहाज निर्माण और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग के नए अवसरों पर बातचीत होगी। ये साफ संकेत है कि भारत रूस समुद्री सहयोग अब तेल गैस से आगे बढ़कर समुद्री सुरक्षा, आर्कटिक रूट्स सप्लाई चेन और शिप बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ये वो सेक्टर है जहां चीन पहले ही एक्टिव है और भारत रूस एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नए विकल्प बना सकते हैं। इधर दोस्तों पहले पाकिस्तान को लताड़ा जयशंकर जी ने फिर पुतिन जी से की मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आज मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन पहुंचाया, उन्हें आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ। आपको बता दें दोस्तों एससीओ नेताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के सभी प्रकारों और स्वरूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने का रुख रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता, न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही कोई लीपापोती की जा सकती है। दोस्तों जिस समय जयशंकर जी ये बातें कह रहे थे उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी वहीं जयशंकर जी के सामने बैठे थे। यानी कि इशाक डार के सामने जयशंकर जी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर तगड़ा लताड़ा। उस समय इशाक डार का मुंह देखने वाला था। दोस्तों इतना ही नहीं, रशिया में कतर और मंगोलिया तक के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री जयशंकर जी। एससीओ बैठक से अलग हटकर हुई इनकी मुलाकात। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मंगोलिया के प्रधानमंत्री गोम्बो जाविन जंद शातर से मुलाकात की। बता दें कि कतर कच्चे तेल उत्पादन करने में विश्व में टॉप 5 देशों में आता है। जयशंकर जी ने ये मुलाकात बैठक से हटकर की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले और लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुद इसकी जानकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी, जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें इसी से जुड़ी चौंका देने वाली खबर, व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भी बड़ा ऑफर दे दिया। दोस्तों डॉलर का कंप्लीट बॉयकॉट की खबर। एससीओ में पुतिन का ऐलान 97% ट्रेड तो अपनी करेंसी में ही करेंगे। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। शंघाई सहयोग संगठन के डेलीगेट्स की मीटिंग में पुतिन ने कह दिया है कि रशिया और एससीओ देशों के बीच 97% ट्रेड अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी करेंसी में हो रहा है। इसका मतलब है कि डॉलर की पकड़ कम हो रही है और भारत, चीन समेत
समेत कई देश इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये एक तरह से भारत और चीन को ऑफर भी है कि आपको अमेरिका से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये डॉलर के खिलाफ आर्थिक जंग की शुरुआत है। एससीओ प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग में पुतिन ने साफ कर दिया कि हमारे देश का एससीओ पार्टनर्स के साथ 97% व्यापार अब नेशनल करेंसी में होता है, यानी रूस अब डॉलर या यूरो की जगह रूबल, रुपया, युआन जैसी करेंसी में भुगतान कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाया गया प्रतिबंध है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर पाबंदियां लगा दी, बैंकिंग चैनल ब्लॉक कर दिए, डॉलर ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। रूस ने इसका जवाब दिया। चीन और भारत को लेकर कह डाला कि डॉलर छोड़ो, अपनी मुद्रा अपनाओ। नतीजा सबके सामने है। जी हाँ, ऐसे में बड़ा सवाल यह, क्या इससे भारत को वाकई में कुछ फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो क्यों? आपको बता दें, इससे भारत को जो फायदा होगा उसमें भारत को सस्ती ऊर्जा मिलती रहेगी, डॉलर की कमी का असर नहीं पड़ेगा, रुपया इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत होगा, भारत रूस की डिफेंस डील आसान होगी। भविष्य में ये मॉडल भारत, ईरान, भारत, सऊदी और अफ्रीका भारत के साथ भी अपनाया जा सकता है दोस्तों, यानी भारत अफ्रीका के साथ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत वाकई में रूबल, रुपया के साथ ट्रेड कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। रशिया ने भारत को सौदे रुपए में करने का ऑफर दिया था और अब ज्यादातर ऊर्जा सौदों में डॉलर नहीं बल्कि वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें अभी भी है, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा? बता दें, ये फैसला सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिकल मैसेज है। अगर दुनिया डॉलर से हटने लगी तो अमेरिका की इकोनॉमी पावर कमजोर हो जाएगी, डॉलर रिजर्व की आवश्यकता कम होगी, अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी बेअसर हो जाएगी, यानी जो देश अमेरिका से डरते थे अब वो स्वतंत्र रूप से ट्रेड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इसका तगड़ा असर अमेरिका पर पड़ने वाला होगा। अगर वाकई में आगे इसी तर्ज पर दुनिया बढ़ती है तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या व्लादिमीर पुतिन का ये ऑफर बेहतरीन ऑफर है? क्या इस पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? जवाब देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, अफगानिस्तान के साथ बदल रहे भारत के रिश्ते। कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का भारत दौरा दोस्तों आखिर क्यों है ये इतना खास? बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से उपजे व्यापारिक संकट के बीच काबुल भारत की ओर रुख कर रहा है। अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 19 नवंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाना, एयर कार्गो और चाबहार पोर्ट का उपयोग करना। ये यात्रा भारत को अफगानिस्तान के लिए एक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार के रूप में मजबूत करेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच तुर्खम बॉर्डर पर हालिया पाकिस्तानी हमले के बाद व्यापार पूरे तरीके से बंद हो गया है। इसके चलते काबुल अब व्यापार बढ़ाने के लिए तेजी से भारत की ओर रुख कर रहा है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 19 नवंबर से 5 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। दौरे का मुख्य मकसद भारत के साथ व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करना है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अफगान एयरलाइंस, हरियाणा एयरलाइंस ने काबुल दिल्ली कार्गो रूट पर किराया घटा दिया था ताकि व्यापारियों को भारत तक सामान भेजने में आसानी हो सके। वहीं अफगानिस्तान ईरान व्यापार में भी हाल के महीनों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें चाबहार पोर्ट अहम भूमिका निभा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी अधिकतर व्यापार एयर कार्गो और चाबहार पोर्ट के जरिए होता है। तुर्खम बॉर्डर बंद होने के बाद ये दोनों रास्ते और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं दोस्तों। तो वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, जेट, घोड़े और ट्रम्प परेड। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खास अंदाज में किया सऊदी के शहजादे का स्वागत। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया है। अमेरिका ने जिस अंदाज में प्रिंस सलमान का स्वागत किया, सऊदी प्रिंस की यात्रा किसी भी मायने में किसी राजकीय यात्रा से कम नहीं लग रही। स्वागत समारोह में घोड़े, फाइटर जेट्स और ट्रम्पेट्स की धुनों ने समा बांध दिया। बता दें कि प्रिंस का यह दौरा राजकीय यात्रा नहीं है, क्योंकि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। फिलहाल उनके पिता 89 वर्षीय किंग सलमान सऊदी अरब के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सभी कूटनीतिक कोशिशें करके अमेरिकी हितों के लिए सऊदी अरब के महत्व और प्रिंस के प्रति अपने सम्मान का संकेत दे रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीमो को घोड़ों की एक कतार ने व्हाइट हाउस के ड्राइव वे तक पहुंचाया। वहीं सेन ब्रांड ने प्रिंस का स्वागत किया। इसके बाद जिस समय ट्रंप साउथ लॉन में मुस्कुराकर प्रिंस का स्वागत
कर रहे थे लड़ाकू विमानों का एक समूह, समय F-35 भी शामिल था। व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरा ट्रम्प ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और प्रिंस का कंधा पकड़ा। फिर वे मुस्कुराकर एक तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद ट्रम्पेट्स बजे, सैनिकों ने सलामी दी और दोनों नेता दक्षिणी पोर्टिको चले गए। दोस्तों, गौरतलब है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में सऊदी एजेंटों द्वारा हत्या के बाद ये प्रिंस का पहला दौरा है। सऊदी शासकों के प्रखर आलोचक खशोगी की हत्या से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाद में ये बात मानी कि प्रिंस मोहम्मद ने ही एजेंटों को ऐसा करने का निर्देश दिया था। हालांकि 7 साल बाद ये तनाव काफी हद तक खत्म हो गया है। ट्रंप अब 40 वर्षीय शहजादे को पश्चिमी एशिया के भविष्य को आकार देने वाले एक अहम साझेदार के रूप में देख रहे हैं। सलमान अपनी ओर से खशोगी की हत्या में किसी भी भूमिका से इनकार करते आए हैं, लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है दोस्तों वो ये कि सऊदी अरब को मिलने वाला है अमेरिका की तरफ से F-35 लड़ाकू विमान, जिसके बाद खुद अमेरिकी एजेंसियां ही चिंता में पड़ चुकी हैं, क्योंकि चीन को मिल सकता है इससे तकनीक, एडवांस तकनीक। दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर ली है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस फैसले से बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है। उनका कहना है कि अगर ये सौदा हुआ तो चीन को इन विमानों की एडवांस तकनीक का पता लग जाएगा, एडवांस तकनीक तक पहुंच मिल सकेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे के दौरान 48 F-35 विमानों की डील हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे सऊदी को ये विमान बेचेंगे क्योंकि वो अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, लेकिन पेंटागन के कई अधिकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और चीन के बीच पहले से डिफेंस पार्टनरशिप है। पेंटागन के तहत आने वाली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी को F-35 मिलने पर चीन उसके जरिए अमेरिकी स्टील्थ तकनीक तक पहुंच बना सकता है। इतना ही नहीं, ये तो चीन वाली बात रही दोस्तों, जिससे कि अमेरिकी एजेंसियां परेशान है। लेकिन वहीं आपको बता दें, इस जानकारी के बाद, इस खबर के बाद इजराइल में भी बवाल मच गया कि दोस्त अमेरिका ने हमारा ख्याल नहीं किया और सऊदी को F-35 देने की बात कह दी। आपको बता दें, इस डील से सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल में दिखाई दे रहा है, जो अब तक इस इलाके में अकेला देश था जिसके पास ये स्टील्थ फाइटर जेट्स मौजूद है। सवाल उठता है कि आखिर सऊदी को F-35 मिलने पर इजराइल इतना बेचैन क्यों है। दरअसल दोस्तों, मध्य पूर्व में अब तक सिर्फ इजराइल के पास ही F-35 मिसाइल था। सऊदी अरब कई सालों से इसे पाना चाहता था और ट्रंप के कहने के बाद ऐसा लगता है कि अब मंजूरी मिल जाएगी। ऐसे में इजराइल को यह डर है कि यदि अगर सऊदी अरब को भी सुपर जेट मिल गया तो उसकी आसमान की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका ने भी 2008 में इसे कानून बना दिया था कि किसी भी हथियार सौदे के इजराइल की सैन्य बढ़त को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अब F-35 को सऊदी को बेचने के ऐलान से इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठान सख्ते में आ गए। इजरायली एयरफोर्स ने तो बाकायदा एक औपचारिक आपत्ति पत्र भी सरकार को सौंप दिया। इजराइल का एक बड़ा डर ये भी है कि सऊदी के पश्चिमी सैन्य ठिकानों से उड़कर F-35 मिनटों में इजराइल की सीमा तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इजराइल ये मांग करने वाला है कि अगर F-35 सऊदी को दिए जाएं तो उन्हें देश के पश्चिमी एयरबेस पर तैनात ना किया जाए। जी हाँ, इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से स्पष्ट कह दिया है कि F-35 की डील को तभी आगे बढ़ाएं जब सऊदी इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हो। उनका तर्क है कि अगर इतनी बड़ी सैन्य क्षमता सऊदी को दी जा रही है तो बदले में कोई राजनीतिक फायदा मिलना तो चाहिए, लेकिन ट्रंप ने अपने बयान में ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नहीं जोड़ा। ये बात इजराइल को और ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर इजराइल का परेशान होना जायज भी है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिरकार गाजा पर हमास के विरोध में खुलकर क्यों उतरा पाकिस्तान, कर दिया अमेरिका को सपोर्ट। जी हां, गाजा को लेकर पाकिस्तान ने हमास का खुलकर विरोध किया है। इसके लिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में वोट भी डाला है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी वर्तमान में पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान के इस फैसले से मुल्क की अंदरूनी सियासत और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में हलचल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान, जो फलस्तीन को हमेशा से अलग मुल्क बताता था, यानी फलस्तीन को अलग मुल्क बनाने की बात करने वाले पाकिस्तान ने आखिर में हमास के विरोध में वोट क्यों कर दिया। वहीं आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में बांग्लादेशी कनेक्शन बेनकाब हो गया। दोस्तों, सुरक्षा और जांच एजेंसियां अब बॉर्डर जिलों पर कर रही हैं फोकस। जी हां, दिल्ली में लाल किला इलाके में 10 नवंबर को एक धमाका हुआ था। इसमें 13 लोगों की अब तक जाने गई थी। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे, जिनका आज भी इलाज जारी है। इस मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। हर रोज जांच एजेंसियों की तरफ
से छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में बांग्लादेश के लिंक भी हैं। जांच एजेंसियों ने बांग्लादेशी नागरिक इख्तियार को गिरफ्तार किया है, जो प्रतिबंधित संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी से जुड़ा बताया जा रहा है। सुरक्षा जांच एजेंसियों का मानना है कि इख्तियार ने ही धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक दिल्ली तक पहुंचाए थे। दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद जांच का फोकस भारत बांग्लादेश बॉर्डर, खासकर पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में शिफ्ट हो चुका है, जहां कट्टरपंथी नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है। दोस्तों, वहीं बता दें, बिहार में सीएम के लिए नीतीश के नाम पर आज लगेगी मुहर, गृह विभाग पर अड़ी जेडीयू स्पीकर पद पर बनी सहमति। दोस्तों, बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के 20 नवंबर को होने के साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर सहयोगी दलों के बीच बातचीत चल रही है। फाइनल होने से पहले कुछ अड़चने आ गई हैं। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी कथित तौर पर गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को छोड़ने को तैयार नहीं है। मुख्य खींचतान गृह विभाग को लेकर है, जो अब तक नीतीश कुमार के पास था। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होड़ में है और भगवा पार्टी इसे हर कीमत पर अपने पास रखना चाहती है। हालांकि सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि फिलहाल अध्यक्ष पद को लेकर सहयोगी दलों में कोई मतभेद नहीं है। विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में ये एक अहम महत्वपूर्ण पद है। एनडीए की भारी जीत के बाद बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चिराग पासवान की पार्टी HUM और RLM सहित छोटे सहयोगी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार शाम पटना पहुंच रहे होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य शीर्ष बीजेपी नेता भी आज शाम पटना पहुंचने वाले हैं। सरकार गठन से पहले जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने नई दिल्ली स्थित अमित शाह जी के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। बीजेपी चीफ JP नड्डा भी बंद कमरे में हुई इस बैठक में शामिल हुए थे, जो करीबन 3 घंटे तक चली। मीटिंग में एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्री स्तरीय विभागों के बंटवारे और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के चयन पर चर्चा हुई। दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं बता दें, सोने चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी की खबर है। दोस्तों, आज के दिन MCX पर सोना 17 से 81 रुपए सस्ता हुआ। चांदी में 3618 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत की बात करें तो 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी 2.40% टूटकर 1,51,588 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।